वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में खटाखट 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 याचिकाएं पहुंच रही है और एक आज ऐसी याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर के मैंने बाकायदा एक इंटरव्यू किया, विस्फोटक इंटरव्यू, जिसमें आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के करीबी जो मौजूदा समय में जेडीयू के अंदर ही हैं, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं डाल दी है। कुल मिलाकर के अब 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट बताया जा रहा है कि संभवतः 16 अप्रैल को यानी एक हफ्ते के बाद में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें तय करेगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी का एक कानून, उनकी सरकार के द्वारा बनाया गया लाया गया कानून, वो ठीक है या नहीं है, या वाकई फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन करता है, इसलिए इस कानून को रद्द कर दिया जाए या इसमें फेरबदल कर दिया जाए। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला निकल करके सामने आया। ऐसा फैसला जिसको आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नींव हिला करके रख दी। एक ऐसा जोरदार फैसला जिसने नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हथियार को निस्ते नाबूद कर दिया। एक ऐसा जोरदार फैसला जिसके जरिए नरेंद्र मोदी के जो दांव पैतरे होते थे उनकी हवा निकाल दी। उस फैसले पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सबसे पहले मैं आपको वक्फ कानून को लेकर के जो याचिकाएं पहुंच रही हैं उसमें 15 नाम जुड़ चुके हैं, ये अपडेट पहले मैं आपको दे देता हूं और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर बात करेंगे। ये आप देखिए, सीजीआई संजीव खन्ना संभवतः वो इसकी सुनवाई करेंगे और 15 याचिकाएं जिसमें कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने सबसे पहले याचिका दी, फिर असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान उन्होंने याचिका दी, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक संस्था की तरफ से याचिका दाखिल की गई, फिर उसके बाद में एक और केरल से जमीयत उलेमा की तरफ से याचिका आती है, मौलाना अरशद मदनी वो भी याचिका लेकर के पहुंच गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी तरफ से भी एक याचिका गई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनकी तरफ से याचिका गई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनकी तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है, अंजुम कादरी, तैयब खान, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके इनकी तरफ से भी याचिका गई है, कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी याचिका दाखिल की है, राष्ट्रीय जनता दल राजद के सांसद मनोज झा उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की है और सबसे आखिरी अभी का ताजा नाम जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता परवेज सिद्दीकी, उनका आज मैंने इंटरव्यू किया, वो भी अपनी याचिका लेकर के पहुंच गए। छोटा सा अंश मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून को लेकर के आई थी, जो ढोल नगाड़े बजा करके इस कानून को लाया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते से बारात को वापस लेकर के जाना पड़े। नरेंद्र मोदी जी क्या वाकई जिस उम्मीद के सहारे इस कानून को लेकर के आए, इस कानून का नाम उम्मीद रखा, क्या वाकई उनकी वो उम्मीद पूरी होगी या चकनाचूर हो जाएगी? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने नेक नियत से इस बिल को बनाया है, इस कानून को बनाया है। हालांकि उनकी कितनी नियत नेक है और मुसलमानों का बीजेपी कितना भला करती है, अगर मुसलमान इस देश में ना हो तो संभवतः बीजेपी चुनाव भी नहीं जीत सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी मुसलमानों के नाम पर जिस तरीके की राजनीति करती है, ऐसे में बीजेपी अगर ये कहती है कि वो मुसलमानों का भला कर रही है तो भला इस पर कौन यकीन करेगा? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हो गया है। जेडीयू के नेता जो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, कुछ देर बाद में उसकी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उस ऐतिहासिक फैसले की पहले बात करते हैं जिसको लेकर के आज चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है पिछले 2 दिनों से कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करती है? जहां सरकार होती है वहां सरकार बना लेती है, जहां सरकार नहीं होती है वहां भी तोड़ करके विधायकों को सरकार बना लेती है। लेकिन जहां पर उम्मीद ही ना हो सरकार बनाने की, जहां दूर दूर तक कोई चांस नहीं हो सरकार बनाने के, तो वहां राज्यपाल के जरिए खेल किया जाता है। और हमारे सामने कई उदाहरण हैं। हमारे सामने तमिलनाडु का उदाहरण है, हमारे सामने पश्चिम बंगाल का उदाहरण है, हमारे सामने दिल्ली का उदाहरण है, जहां पर सरकार बनाने की भाजपा की कोई उम्मीद नहीं थी और भाजपा ने वहां पर राज्यपाल उपराज्यपाल के जरिए खेल किया। तमिलनाडु में भाजपा सरकार नहीं बना सकती है, मौजूदा तारीख में तो बिल्कुल नहीं बना सकती है, असंभव है। तमिलनाडु के अंदर भी
जिस तरीके से राज्यपाल के जरिए भाजपा खेल कर रही थी, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके बाद में सारे विपक्षी राज्यों को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। राज्यपाल के जरिए भाजपा जो अपना मनमाना काम कर रही है उस पर एक लगाम सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राज्यपाल अब राज्य की सरकार के बिल को नहीं रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास में कोई वीटो पावर नहीं है। तो यह सबसे बड़ा काम है, क्योंकि राज्यपाल फाइलों पर कुंडली मार करके बैठ जाते थे, बिलों पर कुंडली मार करके बैठ जाते थे और जिसकी वजह से राज्य सरकार के बिल लटके रहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया है कि भाई राज्यपाल वो अवरोधक नहीं बनेंगे, उत्प्रेरक बनेंगे। मतलब कि आप काम रोकने वाले नहीं, काम को आगे बढ़ाने वाले बनिए, यह कहा गया है। मामला क्या है? तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। राज्यपाल RN रवि ने 10 जरूरी बिल मंजूर नहीं किए। सरकार ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? राज्यपाल की ओर से बिल रोकना अवैध और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह माननी होगी। राज्यपाल को अवरोधक नहीं, उत्प्रेरक बनना चाहिए, यानी रोकने वाला नहीं, बढ़ाने वाला बनना चाहिए। 1 महीने के अंदर फैसला लेना अनिवार्य है। अब 4 बड़े विकल्प हैं राज्यपाल के पास में, जो राज्यपाल अगर चाहे तो उनका इस्तेमाल कर सकता है। 4 बड़े विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। पहला, बिल को मंजूरी देना होगा। दूसरा, बिल को मंजूरी देने से रोकना। तीसरा, राष्ट्रपति के पास में भेजना। विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजना। यदि विधानसभा बिल को पास कर दे तो राज्यपाल उसे नहीं रोक सकते हैं। अब इस बात को जरा आसान भाषा में समझिए। या तो राज्यपाल बिल को रोक ले या बिल को पास कर दे, 2 काम ये कर सकते हैं। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आप राष्ट्रपति के पास में भेज दीजिए। चौथा काम यह है कि आप उस बिल को वापसी उस विधानसभा के पास में भेज दीजिए। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा से उस बिल को पास करके भेज दे तो आपको साइन करने पड़ेंगे। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि ये 10-10 महीने से कानूनों के ऊपर अड़ंगा डाल रहे थे, कानूनों के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गए थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक DMK की, MK स्टालिन की सरकार को जाना पड़ा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। जाहिर सी बात है, इससे तमाम विपक्षी राज्यों को एक राहत मिलेगी। आपको याद होगा दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उपराज्यपाल के साथ में 36 का आंकड़ा रहता था। ऐसे ही जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस वक्त में ममता बनर्जी के साथ में जिस कदर उनकी नोकझोंक होती थी वो सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्य निर्देश हैं। राज्यपाल बिल पर 1 महीने में निर्णय ले, देरी या मनमानी पर उनके फैसले की कानूनी समीक्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन का बयान निकल करके सामने आया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। राज्यपाल ने जानबूझकर के बिल रोके, अब यह नहीं चलेगा। इसका असर क्या होगा? राज्यपाल अब महीनों तक बिल को अटका नहीं सकते हैं। राज्य सरकार तेजी से फैसले ले सकेंगी। केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। तो यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जबरदस्त चोट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से बीजेपी का एक हथियार, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जहां सरकार बनने की बिल्कुल चांस नहीं थे, जहां पर राज्यपाल के जरिए खेल करते थे, वहां पर अब राज्यपाल के जरिए खेल नहीं हो सकेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ये लगता है कि हां काम नहीं हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके से निर्णय नहीं आ रहे हैं जो जनता की अपेक्षा है। लेकिन कई बार ऐसे निर्णय भी निकल करके सामने आते हैं जिस पर वाकई सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक काम किया है। और आज सबसे बड़ी जो लोगों की उम्मीद है वो यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाम लगाने का काम करेगा? ये बड़ा सवाल लोगों की जहन में इस वक्त में बना हुआ है। और आज JDU के नेता वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, उनसे सवाल पूछे, कई सारे तीखे सवाल पूछे और उन्होंने जो बातें कही है आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ी उथल पुथल होने वाली है। सबसे पहली मस्जिद कुबा है जो
मदीना में स्थित है, जिसका फाउंडेशन स्टोन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली थी, तो वो मस्जिद वफ़ की थी, वो वफ़ किया गया था, लेकर उसको ज़मीन खरीद कर वफ़ किया गया। उसके बाद वो ज़मीन उस ज़मीन पे मस्जिद बनाई गई। तो वो सिलसिला उसी सिलसिले को पूरा दुनिया का मुसलमान फ़ॉलो करता है। तो इसमें तब्दीली इसमें बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। अब कल हो के आप ये कह देंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड को ख़त्म कर दें, इसके लिए बिल ले आएँगे लोकसभा में, उसको पास करा लेंगे। तो ये गलत है। हमारे कल परसों के ये कह देंगे कि भाई कुरान में जो हम लोग 30 पारा पढ़ते हैं, तो कहीं कल कुरान को आप 30 पारा ना करके 20 पारा पढ़िए, तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा ना। हाँ, उनको सेहत को लेकर शंका तो है कि भाई उनकी सेहत खराब लग रही है, क्या है, हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, क्योंकि सवाल उठा रही है। बहुत सारे लोग नेता उठा रहे हैं सवाल कि भाई उनका सेहत खराब है तो हेल्थ बुलेटिन जारी जारी होना चाहिए। जाकर हो, चाहे किसी कब्रिस्तान का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, मदरसों का मसला हो, जो इससे पहले भी बिहार के अंदर मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा दिया गया एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, तो नीतीश जी के सेक्रेटरी मनीष वर्मा जी को हमने करके उस पर कार्रवाई, गिरफ्तारी भी करवाने का काम किया। तो मैं तो कई ऐसे मुद्दे, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा तो वहाँ मैंने रिजर्वेशन को लेकर कई आंदोलन किए, रबड़ की गोलियां खाई हैं, ट्रेन रोको आंदोलन किया है। तो मैं तो आंदोलनकारी रहा हूँ, मैंने अपने निजी मफाद के लिए काम नहीं किया, मैंने हमेशा मुसलमानों की आवाज उठाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्फ कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से लगाम लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कोई ऐतिहासिक फैसला निकाल करके सामने लाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी? सारी मेहनत क्या वाकई उस पर पानी फिर जाएगा? बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।